हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम नॉर्मली हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है ना, चैप्टर को ऐसे नॉर्मली हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की या तो आप हाइट को फाइंड आउट करते हैं, या तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, या कई बार हम उस ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर की आई पर कितना एंगल बना रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो स्टडी की जाती है वो हाइट और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का यूज किया जाता है। देखा कैसे क्या क्या होता है इसमें, एक बार पहले बेसिक को समझते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी जो है ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखते हैं कैसे हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या चीज की जरूरत होती है। देखो बेटा, एक बात समझो पहले, एक जगह पर आपका ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको कोई ऑब्जर्वर देख रहा होता है। जैसे एक ऑब्जर्वर, माना मैं ही ऑब्जर्वर हूं, ये ऑब्जर्वर की आई है, इस ऑब्जर्वर की आई से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसका मतलब ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर की आई से हम ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे देखेंगे बेटा, पहले ये समझते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट हमारी आई के लेवल से एबव होता है, जब भी ऑब्जेक्ट हमारे आई के लेवल से ऊपर होता है, तो उस समय हम दो काम करते हैं। एक तो इस ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जर्वर है उसकी आई से एक रे को आप अर्थ के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, एक रे आप अर्थ के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। मतलब कहने का मतलब है आई से टू रेज हम पास करते हैं, एक रे अर्थ के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और एक रे ऑब्जेक्ट की तरफ को हम ड्रॉ करते हैं। एक रे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी और एक रे अर्थ के पैरेलल जाएगी। जो रे अर्थ के पैरेलल जाती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो रे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है उसको रे ऑफ साइट बोलते हैं, इसको रे ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं। अगर कोई बोले रे ऑफ साइट नहीं सर, लाइन ऑफ साइट दीजिए, एक ही बात है, लाइन ऑफ साइट। आप समझ लो, आई से टू रेज आपको पास करनी है, एक अर्थ के पैरेलल ड्रॉ करनी है, दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ ड्रॉ करनी है। और जो रे अर्थ ये देखो आई से ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है उस वाली को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, और जो रे अर्थ के पैरेलल जाती है, जो लाइन अर्थ के पैरेलल जा रही होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और हमेशा ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट एक एंगल बनाती है। यहां पर एक एंगल बनता है इनसे, इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। आप समझ रहे हो ना एक बात, जो भी एंगल आई के लेवल, ये आई के पास हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट बनाएंगे, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और अगर इस ऑब्जेक्ट से अर्थ में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इसको हम इसकी हाइट बोलते हैं, इसको हम इसकी हाइट बोला करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट अर्थ के सरफेस से, अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है, क्योंकि यहां आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल के बताओ। भाई आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाइट निकालो ऑब्जेक्ट की, हम निकाल देंगे। और हो सकता है आपसे बोलेगा ये ऑब्जेक्ट की जो है इस आई से ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। कई बार बोलेगा ये इसकी जो पोजीशन है ये कितना डिस्टेंस है यहां से, तो ये निकालना पड़ेगा। कई बार एंगल को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, एंगल निकाल देंगे। आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक चीज क्लियर होगी हमें, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना, उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो आई के लेवल से एबव होता है। जब भी ऑब्जेक्ट आई लेवल से एबव होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। आप समझ रहे हो ना, यहां बार बार बोलेगा एलिवेशन दिस, तो समझ जाएंगे हम। इसका मतलब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा वो उसमें ऑब्जेक्ट हमारा आई लेवल से ऊपर होगा, आई के लेवल से ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। दूसरा देखते हैं, कभी कभी क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम जो है इसमें ऑब्जेक्ट जो है आई लेवल से नीचे हो जाएगा। कभी कभी ऑब्जर्वर, जैसे ऑब्जर्वर का लेवल ये है और ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, ऑब्जेक्ट इधर कहीं है। अब फिर से वही काम करोगे आप, इस आई ऑब्जर्वर से की आई से आप फिर से टू रेज ड्रॉ करेंगे। एक रे आपको मैंने अभी बताया था अर्थ के पैरेलल जाएगी, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो अर्थ के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है।
एक ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी इसी पॉइंट से, ऑब्जेक्ट की तरफ जाने वाली लाइन को आप लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब की बार ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन है वो ऑब्जर्वर से नीचे है, मतलब ऑब्जर्वर की आई लेवल से ऑब्जेक्ट नीचे है, जबकि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की आई लेवल से नीचे होता है। तो उस समय जब आप आई से नीचे को देखने के लिए जो एंगल बनाते हैं यहां पर, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको? मतलब दो टाइप के एंगल हमारी हाइट एंड डिस्टेंस में बनेंगे, एक को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, एक को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट का लेवल हमारी आई के लेवल से नीचे होगा, ऑब्जेक्ट बिलो द आई लेवल होगा तो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जब भी ऑब्जेक्ट आपके आई लेवल से अबव होगा, आई के लेवल से अबव होगा, तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इतनी बेसिक चीज समझ में आ रही बेटा आपको? ये दो चीजें मेन है, क्योंकि इसमें आपको जब भी एंगल बनेगा, हमारे सिलेबस में जो एंगल बन रहा है क्लास 10th में, वो इन्हीं टू लाइनों के बीच बन रहा है। जो एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच बनेगा। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट बनेगी। मतलब कहने का मतलब ये जब एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो मेरा ब्रेन मुझे मैसेज दे देगा, इसका मतलब मुझे टू रेज पास करनी है उस ऑब्जेक्ट से, जहां से आप देख रहे हो वहां से आपको टू रेज डालनी है, एक रे अर्थ के पैरेलल डालनी है, एक ऑब्जेक्ट की तरफ डालनी है। ठीक है ना? क्योंकि आप डायग्राम बनाते हैं इसमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप फिगर को सही बना लेंगे ना बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। फिर देखते हैं आगे और क्या चाहिए हमें। इसके अलावा आपको जो है ये एक चाहिए, ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ये वाला प्रीवर्ब आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि इसकी यहां जरूरत पड़ेगी। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। देखो इसका हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस होते हैं। उन ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन में यहां किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। यहां सबसे ज्यादा पड़ेगी टेन की जरूरत। जो टेन का एंगल आएगा, टेन कोई भी एंगल, टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ जो भी आपसे बोलेगा, राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, तो टेन ऑफ थीटा निकालोगे तो भैया आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अभी वहां लिखा भी है ऊपर। और टेन थीटा की वैल्यू पर ज्यादातर 90% यही लगेगा, 90% ही लगेगा, और भी लगेंगे लेकिन ये सबसे ज्यादा लगेगा हाइट एंड डिस्टेंस में। देखो ये एस साइन को रिप्रेजेंट करता है, साइन का जो रिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, पी परपेंडिकुलर को स्टैंड करता है एच हाइपोटेनस को। कॉस का जो रिलेशन होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बी बेस को रिप्रेजेंट करता है और एच हाइपोटेनस को। टेन का जो रिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पी परपेंडिकुलर को, बी बेस को। ठीक है ना? ये तो आपने निकाल दिया। उसके बाद इसका उल्टा कॉट आएगा तो टेन का रेसिप्रोकल होता है, ये टेन की जगह कॉट आ जाएगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस जो है सेक का रेसिप्रोकल है, या सेक कॉस का रेसिप्रोकल है तो सेक पूछेगा तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, और कोसेक पूछेगा साइन का रेसिप्रोकल है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक तो इतने की जरूरत है, और थोड़ा बहुत जो ज्यादा यूज होता है, मैं ज्यादातर यूज होने वाले वो बता रहा हूं। 10-30 डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा यूज हो रही होगी, 10-45 डिग्री की वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होगी, 10-60 डिग्री की वैल्यू आपको सबसे ज्यादा यूज करने में आएगी। और भी आएंगे लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज हो रही होगी। 10-30 की वैल्यू 1/√3 होता है, आपने लर्न कर रखा होगा। 10-45 की वैल्यू 1 होती है, 10-60 की वैल्यू √3 होती है। 10 की जगह कभी कभी कॉट की जरूरत पड़ेगी, अगर कॉट की जरूरत पड़ेगी तो 10 का रेसिप्रोकल है। अगर कॉट का 30 चाहिए होगा, देखो एक मिनट, अगर माना आपको कभी कभी कॉट लगाना पड़ जाए तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10-30। 10-30 की वैल्यू 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल √3 आना चाहिए। ऐसे आपका कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। ऐसे कॉट 60 डिग्री की जब वैल्यू आप निकालोगे तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू निकालते समय कॉट 10-60 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। ये ज्यादा यूज होने वाली वैल्यूज में यूज कर रहा हूं, ज्यादातर यूज होने वाली वैल्यूज। और वैसे नॉर्मली देखा जाए बाकी भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पिछले चैप्टर की आपको लर्न करके रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको मिल जाएगी। ठीक है? इतनी बेसिक वैल्यूज के बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना? इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कोसेक की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो बहुत कम आती है, बहुत कम जरूरत होती है, कुछ ही जगह पर जरूरत पड़ेगी। वैसे आपको ज्यादा जरूरत इन्हीं की पड़ेगी। ठीक है, और कोई परेशानी? बाकी इस चैप्टर में और कुछ नया ऐसा मिलेगा नहीं, आगे बढ़कर इस चैप्टर को समझते हैं तब समझ में आएगा। देखते बेटा एक्सरसाइज नंबर 9.1 आज करके देखते हैं। देखो कि कैसे बनती है, फिर कैसे फिगर बनते हैं, मैं आपको समझाता हूं। इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। आप ये बात याद रखें कि आपको जब भी क्वेश्चन करना है उससे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको एक बार समझने पर आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 बार आप पहले पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना। क्या बोल रहा भैया? अ सर्कस आर्टिस्ट is climb a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. सब कुछ आपको बता देगा, सब कुछ, कुछ भी ऐसा ही है हिडन नहीं रहेगा यहाँ। वैसे तो इस वाले क्वेश्चन का आपको सामने फिगर भी बना रखा है, फिगर आपको अपने आप बनाना है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे और फिगर बनता जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, अ सर्कस आर्टिकल इज क्लाइंब अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लंबी रस्सी है, उसमें सर्कस का आर्टिकल क्लाइंब कर रहा है, बोल रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली अटैच एट द एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वर्टिकल, एक वर्टिकल पोल है, बोल रहा है भैया, ऐसा टाइप का कोई पोल है। ये इस वर्टिकल पोल का ये टॉप को आपने रोप से अटैच कर रखा है ग्राउंड पर। आपसे बोला इसके टॉप को आपने ग्राउंड पर अटैच कर दिया, टॉप, इसका पोल का टॉप रस्सी से ग्राउंड में अटैच कर दिया। ठीक है, अटैच कर दिया आपने। फिर बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। लेट द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू एच। ये हाइट आपको पोल की निकालनी है, ये पोल है। ठीक है ना, आपसे बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, फिर आगे बोलता है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द एंगल विद द ग्राउंड लेवल। जो रोप है वो ग्राउंड के लेवल के साथ, अब आपको बताया था ना, ये रोप ये है, और ग्राउंड का लेवल का मतलब अर्थ के साथ पैरेलल लाइन डालेंगे आप। ये इसका मतलब ये पैरेलल लाइन, अर्थ के पैरेलल लाइन, और ये रोप जो आपके ग्राउंड पे जब जहां अटैच हो रही है वहां पर ये एंगल बन रहा है, बोला 30 डिग्री का। आपसे खुद बता रहा हूं, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। समझ में आ रहा है? ये 30 डिग्री एंगल। अभी भी आप इसी के हिसाब से नेम दे दो, मैं इसको अलग नेम बदल करके भी आराम से बना सकता हूं। इसको ए बोल रहा है, इसको बी बता रहा है, इसको सी बता रहा है। अभी आपको इसने खुद फिगर बना रखा है, हम फिगर अपने आप ही बना लेंगे। इसमें बोला 20 मीटर लॉन्ग रोप। अभी इसमें केवल रोप नहीं करिए, आप थोड़ा बेसिक आप भी लगाओगे तो आप समझ जाओगे। भैया रोप उसने जो लगाई थी, ये पोल के टॉप को ग्राउंड के साथ आपने अटैच किया था, तो इसका ना रस्सी यही तो है। तो इसका ना ये रस्सी क्या हुआ है 20 मीटर है शायद। आपसे बोला रोप इज 20 मीटर। इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन में दे रखी है। ये वाली लाइन होती है ना, हमेशा अर्थ के साथ परपेंडिकुलर बनाती है, और ये हमेशा एक राइट ट्रायंगल बनता है। और ट्रिग्नोमेट्री, हमारे सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ राइट ट्रायंगल में अप्लाई होने वाली ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसका मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल में आपको रिलेशन चाहिए, वही पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले सोना चांदी तोले वाला रिलेशन आपको लर्न चाहिए। अब आपको क्या चाहिए भैया? आप क्वेश्चन देखो, एक चीज समझ लो पहले, हमेशा जो जिस एंगल के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं उसकी ठीक अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर बोलते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो, गिवन एंगल जो आपको दिया है उसकी ठीक अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 के ठीक अपोजिट में जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसका मतलब ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये हमेशा के लिए नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए। कई बच्चे सोचते हैं अच्छा इसको बेस ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये बेस और परपेंडिकुलर एंगल पर डिपेंड करते हैं। जिस एंगल के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं उसकी ठीक अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस समय ये वाला परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेनस है। तो आपको रिलेशन कौन सा चाहिए? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन चाहिए, और एंगल आपको गिवन है। मतलब 3 चीजों में रिलेशनशिप, 2 साइड और एक एंगल में। 2 साइडें ये है, एक एंगल है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में से कोई एक रिलेशन लग रहा होगा जो इनमें रिलेट होता हो। इसीलिए मैंने आपसे बोला जिसको पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले सोना चांदी तोले अच्छे से आता होगा वो आराम से कर देगा। फिर इसमें पहले क्या दे रखी है? हाइट निकालनी है, आप पुट कर लेना। लेट हाइट ऑफ
पोल में, मैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा स्टूडेंट अपने को समझता हूं, इसलिए मैं आराम से लिख देता हूं पूरा। पोल इज इक्वल टू एच मीटर। मैंने पोल को यहां बता भी दिया, उसको ए बी मेरा पोल है, हाइट ऑफ पोल ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, मैंने पुट कर लिया। पुट करने के बाद आप देखना क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन में दे रखी है। आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से वो कर लेना, वैसे आपने वहां लिख लिया, और आपसे जो चीजें गिवन में दे रखी है वो सब आपको कर लेना। लेंथ ऑफ रोप भी आपको देनी है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। लेंथ ऑफ रोप आपके 20 मीटर की दे रखी है, और उसको आपको एंगल भी दिया है। एंगल कौन सा दिया है भैया, पढ़ना आता ना एंगल बेटा, एंगल सी भी लिख सकते हैं आप इस समय तो अभी, क्योंकि इसके अलावा कोई एंगल बन ही नहीं रहा है यहां पर। और वैसे देखा जाए तो इसको ए सी बी बोल सकते हैं, या बी सी ए बोलते हैं। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको मिडिल में रखा जाता है। इसका नाम ए सी बी लिख दोगे तो दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये भी करेक्ट है। कोई बोले मैं बी सी ए लिख के आऊंगा, उसका भी करेक्ट है, राइट है। कोई एंगल सी भी लिख देगा इस क्वेश्चन में तो वो भी करेक्ट है। भाई आपको इन्हीं साइडों में रिलेशन चाहिए। आपको मैंने क्या बोला था, एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस और एंगल है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और एंगल में रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब देयरफॉर अगर आपने देखा हो ए बी अपॉन ए सी, मैंने आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन लगा दिया। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपने पंडित बद्री प्रसाद हरत बोले सोना चांदी तोले अच्छे से पढ़ा हो तो ये साइन का रिलेशन होता है, ये साइन के को रिप्रेजेंट करता है। साइन एंगल की प्लेस पर आप चेक कर लेना 30 डिग्री है आपके पास। फिर थोड़ा सॉल्व कर लेना। भाई ए बी आपको पता है क्या, हाँ एच है, ए सी पता है 20 है, साइन 30 बेटा 1/2 होती है। इसका मतलब इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 20, सॉल्व करेंगे 10। देयरफॉर आप स्टेटमेंट में लिख दोगे हाइट ऑफ पोल, जो पोल की हाइट होगी दैट इज इक्वल टू 10। यूनिट आप चेक कर लेना, इसमें जो यूनिट यहां होंगी वही आपको भी लगानी है, 10 मीटर। कोई प्रॉब्लम बेटा, कितनी आसानी से निकल जाए। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा हमारे अगर पेपर में आएगा, फिगर नहीं बनाएगा, इसका स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा आपसे इसकी हाइट निकाल दो। 2 मार्क का क्वेश्चन, समझ आ गया बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ते हैं। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बोला ट्री की हाइट निकालो। 1 मिनट समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा तब आप कर पाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, एक ट्री है बोल रहा है भैया, ठीक है एक ट्री बना देते हैं, ये एक ट्री था ये, ठीक है। ट्री अर्थ के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी फिगर हमारे यहाँ होगा, ट्री बोलेगा, जो है हाउस बोलेगा, या जो है आपके पास टावर बोलेगा, ये सब 90 डिग्री एंगल अर्थ के साथ बनाएंगे। जब भी आपसे अगर कुछ और हो रहा होगा तो आपको बताएगा, रीजन बताएगा। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है ऐसा। ये इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ये ब्रेक हो गया बोला है, एंड द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। इसका ये ट्री जब टूटेगा, देखो आपको थोड़ा कंडीशन को समझनी पड़ेगी। अगर माना यहां कहीं से टूटेगा तो ग्राउंड को टच नहीं करेगा, आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना है। इसका मतलब यहां कहीं से टूट गया, और जब टूटेगा तो ये टूटा वाला हिस्सा यहां से बेंड होकर के इधर आएगा, ये देखो। और पहले आप ग्राउंड देखना, ये ग्राउंड है आपका, ये ब्रेक होकर के आपके पास पोर्शन नीचे आ जाएगा और ग्राउंड को टच कर देगा। मतलब ऊपर का हिस्सा टूटा और टूट करके ग्राउंड में टच कर गया, ठीक है। और ये ग्राउंड पर जब टच कर रहा है तो बोल रहा है एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ बना रहा है एंगल 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। फिर बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। बेटा ट्री का फुट कहां है, देखो कितने अच्छे से बता रहा है आपको। दिस इज द फुट ऑफ द ट्री है, ये ट्री का फुट है। फिर आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर इट द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। यहां से लेकर के जहां ये ग्राउंड को टच कर रहा है, इसका टॉप टूट करके जो ग्राउंड को टच कर रहा था, ये वाली डिस्टेंस आपको 8 मीटर है बोल रहा है। देखो कितने अच्छे से आपको एक एक चीज बता रहा है, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है बस खाली। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बोला ट्री की हाइट निकालो। भैया ट्री की हाइट निकाल देंगे। ये देखो 1 मिनट के लिए इस वाले पॉइंट को माना ए लिखते हैं, इसको माना थोड़ी देर के लिए बी बोल दें, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, आगे का हिस्सा हटा लो। ये देखो ऐसा टाइप का एक फिगर बन रहा है।
अगर आप थोड़ी सी लॉजिक को लगाएं, देखो ये ट्री यहां से टूटा और यहां आ गया, ये मैथमेटिक्स का ट्री है बेटा, तुम अपना ज्यादा दिमाग में चला देना, तो ऐसा दिमाग चलाना कि जिसकी जरूरत हो। तुम बोलोगे कि सर ट्री ऊपर से टूटेगा तो आंधी आ रही होगी तो उसका टॉप तो टूट जाएगा, यहां टूटता नहीं है। बड़े हमारे मैथमेटिक्स का ट्री का है ना, यहां से ये आता है, आंधी जब आएगी तो बहुत तेजी से आएगा और यहां जब जमीन को टच करेगा बिल्कुल एकदम बहुत ही प्यार से टच कर देगा और बिल्कुल पत्ते के सारे ये पूरा पेड़ रुक जाएगा। ठीक है, मैथ्स का ट्री है, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो बोलता ना टूट गया, टूटा नहीं है। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है, ये हिस्सा अगर यहां से टूट करके यहां आ रहा है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना बेटा। देखते हैं एक मिनट। अब इसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये यहाँ 90 डिग्री आपको एंगल भी मार्क करके दिखाना है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं, यहां आपको कर देता हूं, लेट हाइट ऑफ ट्री, अगर आप ट्री को देखें इज इक्वल टू ए बी है आपके पास, आप ध्यान से देखिएगा, ट्री की जो हाइट है ए बी है, और इसमें एंड जब ब्रोकन पार्ट हो रहा है, जब आपका पार्ट टूट रहा है, ये वाला पार्ट टूट करके यहां आ रहा है तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर आ रही है, एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये एग्जामिनर के कंडीशन के हिसाब से है। फिर देखते हैं क्या क्या गिवन है बेटा आपको। एक तो गिवन था एंगल, ये देखो क्या एंगल का नाम है, डी भी बोल सकते हैं, इसको अकेला एंगल बन रहा है, नहीं तो एडीसी है, एंगल एडीसी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन है। एंड ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी गिवन है, जिसको आप एडी बोल रहे हैं, ए से डी तक की डिस्टेंस भी आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी। अब आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। देखो इस वाले ट्रायंगल में आपको तो बोल रहा है हाइट निकालो, इस ट्री की हाइट कब निकलेगी, आप थोड़ा देखो, ट्री की हाइट जो ए बी है वो तो दिस प्लस दिस के बराबर है ना, ये जब तक ये वाली और ये वाली दोनों पता नहीं होंगी ट्री की हाइट नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये वाला निकालने के लिए इस साइड और इस साइड का रिलेशन चाहिए, ये साइड और इस साइड का रिलेशन, और ये निकालने का मतलब ये निकालना पड़ेगा। अगर इसको निकालना है तो इस साइड और इस साइड में रिलेशन लगा लो, इस साइड जब ये निकल जाएगी तो इस साइड और इस साइड में भी रिलेशन लगा सकते हैं, तो इसका मतलब ये साइड और इस साइड का रिलेशन भी ढूंढ लेंगे। तो इस राइट ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल एडीसी, मैंने राइट एंगल नहीं बोला, आप बोलोगे सर ए लिख दिया आपने, राइट एंगल तो ए पॉइंट पे बन रहा था, मैंने राइट ट्रायंगल का एंगल नहीं बता रहा हूं, मैं ट्रायंगल का नेम बता रहा हूं आपको, इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल में आप सबसे पहला AC अपॉन AD वाला रिलेशन लगा लो। देखो कौन सा लगा दिया हमने, इस एंगल के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो एंगल की ठीक अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हाइपोटेनस तो रिमेनिंग साइड बेस, इसका परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर और बेस का। इसका परपेंडिकुलर देखा जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले में अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का रिलेशन है, 10 है, 10 एंगल की प्लेस पर आपके पास 30 डिग्री है। देखो वैल्यू को देखना, AC की जगह पर आपको AC नहीं गिवन है, AD की प्लेस पर आप चेक करोगे तो 8 दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। इस 8 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इज इक्वल टू 8/√3 आ जाएगा। अभी इधर ही छोड़ देना, इसको हाथ मत लगाना, भी कुछ करना नहीं, AC कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही आपको CD भी निकालना है, Therefore, उसी राइट ट्रायंगल में, कुछ नया थोड़ी है, इन राइट ट्रायंगल ADC, इस ADC राइट ट्रायंगल में आपको CD निकालना, जो निकालना उसको न्यूमरेटर रख लो ना CD, और जो नोन वैल्यू उसको डिनोमिनेटर रख दो अपॉन AD इज इक्वल टू, आप देखो कौन सा रिलेशन लगा दिया आपने, एंगल के सामने हाइपोटेनस है, ये बेस है, हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका रिलेशन होता होगा भैया, भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका रिलेशन था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखते हैं बेटा आगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब CD अपॉन AD इज इक्वल टू, देखो sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल है, cos 30 sin 60 डिग्री के बराबर होता है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती होगी। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद CD को CD रखोगे, AD की प्लेस पर वैल्यू रखोगे 8 इज इक्वल टू 2/√3, इसी को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CD की वैल्यू निकल जाएगी, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, अपॉन √3 कितना मीटर आ जाएगा। जब ये निकाल लोगे ना, आपसे ये तो नहीं पूछ रहा था, आपसे तो बोला था हाइट ऑफ ट्री निकालो, देयरफॉर आप स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो क्या नाम है ट्री का, AB ट्री का नाम है,
और अगर आप फिगर की शक्ल को देखोगे, क्योंकि तो फिगर से इसको देखना पड़ेगा, इस फिगर में ए बी कैलकुलेट करना है तो इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। ये इसका मतलब ए बी फिगर को देखने से ए सी प्लस बी सी या सी बी लग रहा है, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो निकल जाएगा। इसका मतलब दैट इक्वल टू, और इसी बीसी को, क्योंकि आप ही ने बोला था ना बीसी सीडी के इक्वल है, तो बीसी को तो सीडी भी बना सकते हैं, तो एसी प्लस सीडी भी बना सकते थे आप। एसी देखो कितना आया था आपका, एसी आपका आया था, ये देखो यहां निकला हुआ है 8/√3 प्लस आप सीडी को देखोगे 16/√3 नजर आ रहा है। इसी को एलसीएम मेथड से सॉल्व करोगे, एलसीएम तो इसका √3 आ जाएगा, ये एलसीएम √3 आएगा, ऊपर 8 प्लस 16 आना चाहिए। इसी को सॉल्व करेंगे 24/√3। क्लास 9th आप पढ़ के आए हो, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका डिनोमिनेटर इरेशनल आ जाएगा, उसको रैशनलाइज करना है आपको पता है ना, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनलाइज हो जाएगा ये। इसका √3 × √3 कितना बन जाएगा, ये 3। √3 × √3 कितना होता है बेटा, 3, और उससे देखो इक्वल टू इसका ये 3 आ जाएगा, और इसमें 24√3 ऊपर नजर आ रहा है। इस 3 से ये वाला 24 8 टाइम कैंसिल, तो इतना यूनिट आ जाएगी मीटर। बोला था 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8√3 आ रहा है। आप सॉल्व करेंगे तो हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी पूछ रहा था, हमारी हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर के बराबर होगी। आपको बात समझ में आ रही बेटा, कोई कंफ्यूजन बन जाएगा ना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड्स बनानी है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो टॉप है स्लाइड का उसकी हाइट ग्राउंड से 1.5 मीटर है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। फिर बोल रहा है शी वांट टू हैव whereas the elder children she want to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उसने स्टेप वाली स्लाइड बनाई, और जिसकी ग्राउंड से हाइट जो है 3 मीटर की है, और वो ग्राउंड के साथ जो इंक्लाइंड है वो 60 डिग्री में है। बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। उसमें उसने स्लाइड की लेंथ हर केस में कितनी बनाई बोल रहा है। एक मिनट समझते हैं पहले आप छोटे बच्चों की बात कर लो भाई। छोटे बच्चों की जो स्लाइड है उसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है बता रहा है, ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड से छोटे बच्चों की जो स्लाइड है उसकी हाइट 1.5 मीटर है बोल रहा है। हाइट बोल रहा है तो परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही होगी। और ये जो इसकी जो स्लाइड है, स्लाइड का मतलब जो फिसलने वाली होती है, कभी आप इमेजिनेशन हमें बहुत जल्दी चाहिए, जैसे ये बोलेगा वैसे हमारा दिमाग स्लाइड पर चला जाना चाहिए। आपने स्लाइड देखी होंगी, स्लाइड कुछ ऐसी होती है, ऐसे इसमें फिसला जाता है, तो इसमें फिसल करके बच्चा नीचे आ रहा होगा। ये स्लाइड जो है ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है, छोटे बच्चों के लिए जब स्लाइड बन रही है उसमें उसका एंगल 30 डिग्री का है बोल रहा है। छोटे बच्चों के लिए 30 डिग्री का है, और बड़े बच्चों की जब बना रहा है तो यही स्लाइड हाइट में बदल जा रही है, हाइट बदल जा रही है बड़े बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की जो हाइट है, पहले ग्राउंड के साथ स्लाइड बना लेना, इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर की है बोल रहा है। स्टेप स्लाइड का मतलब जानते हो आप, इसमें यहां ऐसे करके स्टेप बना दी चढ़ने के लिए। तो उसके बाद जो है इसका जो ये जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है बता रहा है। ये वाला एंगल 60 डिग्री बन रहा है बोल रहा है। ये जो स्मॉल चिल्ड्रन है उनके लिए ये बनाया गया है, और जो आपके पास जो है एल्डर चिल्ड्रन हैं वो उसके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये वाला और एल्डर चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है बोला, और एल्डर चिल्ड्रंस, और जो है जो छोटे बच्चे थे उनके लिए जो है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। ये जो स्लाइड है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर वालों के लिए है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। आपको समझ में आया ना, ये दो चीजें आपसे बोल रहा है। ऊपर वाली स्लाइड जो है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर वालों के लिए है, नीचे वाली जो स्लाइड है वो आपके पास एल्डर चिल्ड्रंस के लिए है। अब ये पूछ क्या रहा है भाई, ये तो समझ लो। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड
स्लाइड की लेंथ कितनी होगी बोल रहा है। अरे कुछ नेम तो दे दो इसको, माना इसको ए, इसको बी और इसको सी बोल रहे हैं, और ये इस वाले पॉइंट पर राइट एंगल को कर रहा है, ये वाला यहाँ राइट एंगल है, इसको कुछ भी नाम लिख देते हैं भाई, माना पी क्यू और आर लिख देते हैं बड़े बच्चों के स्लाइड का। अब आप इसमें 1 मिनट के लिए देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अरे छोटा क्वेश्चन है, इसमें कुछ लिखना नहीं, सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड। आप अगर थोड़ा समझदार है तो यही तो कैलकुलेट करना है, स्लाइड यही तो है, लेंथ ऑफ स्लाइड निकालो बोला, ये निकालो बोल रहा है। आप चाहो जिसको निकालना उसको न्यूमरेटर रख लो ना, दिस अपॉन दिस वाला रिलेशन लगा लो। ये साइड अननोन है और ये साइड नोन है, आपको एक अननोन साइड और एक नोन साइड का रिलेशन लगाओ और एंगल के साथ। इसका मतलब अगर आप इस राइट ट्रायंगल में देखें, इन राइट ट्रायंगल ए सी डी बी एबीसी, इस एबीसी राइट ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एसी अपॉन ये वाली साइड बीसी। अरे आपको थोड़ा ध्यान ही तो देना है। देखो एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट साइड आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन चाहिए आपको। और भाई मैंने जो रिलेशन लगाया वो कैसा लगाया वो देख लेना, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लगा दिया, शायद परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो साइन का रिलेशन होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक का रिलेशन होना चाहिए। कोसेक आपके पास एंगल की प्लेस पर आप देखोगे तो 30 डिग्री नजर आ रहा है, आप समझ रहे हो ना। मैंने जो रिलेशन लगाया क्या लगा दिया, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, मैंने ये वाला लगाया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोसेक का रिलेशन है भाई। अगर आप ध्यान से देखोगे साइन का रिलेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, उसका रेसिप्रोकल रिलेशन मैंने लगा दिया, तो इसका कोसेक का रिलेशन होगा। आप जरा वैल्यू को रखना, एसी जो मुझे कैलकुलेट कर निकालनी है मैंने ये यहां रखा, अपॉन बीसी, बीसी की प्लेस पर आपको 1.5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू कोसेक 30, साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 की कितनी होनी चाहिए, उसका रेसिप्रोकल तो 2 होना चाहिए। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, जिसको सॉल्व करोगे तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 इतना सेंटीमीटर, 15 टू 30 3.0 सेंटीमीटर आएगा, इतना आएगा 3 सेंटीमीटर। फिर आप ये वाला तो छोटे बच्चों की स्लाइड का है और ये बड़े बच्चों की स्लाइड है, इसको भी तो निकालना आपको, वो दूसरे वाले राइट ट्रायंगल से निकाल दोगे। इन राइट ट्रायंगल PQR, इस PQR में देखो आपको PR कैलकुलेट करना है, आपको QR गिवन में दे रखा है और एंगल भी दे रखा है, एंगल आपके पास 60 डिग्री है। वो कौन सा रिलेशन आपने फिर लगाया, एंगल 90 के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, वही रिलेशन लगा दिया। इसका मतलब कोसेक 60 डिग्री। आपके पास PR नहीं पता आपको, QR आप देखोगे तो 3 दिख रहा है, इज इक्वल टू कोसेक 60, साइन 60 की वैल्यू भाई, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 होना चाहिए। और इसी को सॉल्व करेंगे, 3 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3/√3। आपको अभी मैंने बताया था ना, जब भी इरेशनल आएगा तो आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे उसको, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके, और जैसे ही करोगे ना नीचे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू √3 अपॉन नीचे देखोगे तो आपके पास 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2√3 इतना मीटर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा छोटे बच्चों की स्लाइड की क्या लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन इज इक्वल टू 3 मीटर एंड लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ एल्डर चिल्ड्रन इक्वल टू 2√3 मीटर। समझ आ रहा है आपको? कोई टाइम 4 देखते हैं बेटा एक बार क्या बोल रहा है, जरा समझे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोला आपसे टावर की हाइट निकालो, टावर की बात कर रहा ना बेटा, तो टावर तो अर्थ के साथ परपेंडिकुलर बनाएगी ना, कुछ इस तरह की कंडीशन होगी टावर की है, मतलब टावर अर्थ पर परपेंडिकुलर, ये टावर है, ये टावर है आपका, ठीक है ना, ये वाला जो आपके सामने बना रखा है ये टावर है, और आपसे बोला इस टावर की हाइट निकालो, ठीक है निकाल देंगे भैया। बोल क्या रहा है पहले वो तो समझे। बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला इसका ग्राउंड से देखना होगा, कहां देखना भैया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, इसका इस टावर के टॉप को देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं भाई, देखते हैं क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से देख रहे हैं, वो पॉइंट कहां पर है भाई, ग्राउंड के किसी पॉइंट से देख रहे हैं, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, इस फुट से ये वाला 30 मीटर की डिस्टेंस पर है बोल रहा है, इस फुट से ये वाला पॉइंट 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, और यहां से आप इसके टावर का टॉप चेक कर रहे हैं।
और आपको मैंने बताया था टावर का टॉप जब देखोगे तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल डालनी पड़ेगी, एक टावर के टॉप की तरफ जाएगी ये, और टावर के टॉप की तरफ जाने वाली ये लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है बता रहा है तुमसे, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अरे भैया पुट कर लो ना, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h। इसको ए पॉइंट मार्क कर देते हैं, इसको बी पॉइंट मार्क कर देते हैं, इसको ये तो अभी मोटिवेशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको मोटिवेशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल। ये 2 मार्कर से ज्यादा नहीं आएंगे। 5 तक का क्वेश्चन वैसे भी पेपर में नहीं आएगा तो 2 मार्कर आएगा। उसके आगे वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिर एग्जाम में। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको तो आप ऐसे भी बना लोगे, अरे खुद ही कर लोगे यार। इसको देखो क्या बोल रहा है, इसमें आप फिर रिलेशन लगाओ h/30। जो दो साइड है ना, एक चीज ध्यान रखो, जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा अननोन वेरिएबल को न्यूमरेटर रख लेना, नोन वेरिएबल को डिनोमिनेटर पर रख लो। पर ये दो साइडों में रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर। ये देखो कौन सा रिलेशन लग रहा है आपका, एंगल की ठीक अपोजिट साइड है तो इसका परपेंडिकुलर है। 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज वाली बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है। आपने जो रिलेशन लगाया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन होता है भैया, tan का रिलेशन होता है भाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का रिलेशन है। तो भैया ये 30 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, h इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय √3 की tan 30 की वैल्यू 1/√3। भैया डिनोमिनेटर इरेशनल आ गया तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया ना, इरेशनल को रैशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा। अब आपको इतना समझ में आने लगा होगा। √3 × √3 कितना बनता है 3, इस 3 से ये वाला 10 टाइम कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 10 √3 आ जाएगा। ये कितना मीटर पूछ रहा था आपसे भाई, इस टावर की हाइट कितनी होगी, आप स्टेटमेंट में नीचे लिख दोगे, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। अब ये आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हो जाएगा ना बेटा आपसे, ये तो तुम कर लोगे बेटा। स्टूडेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट 60 मीटर की ग्राउंड से हाइट पर उड़ रही है। जब भी हाइट की बात करेगा ना, परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहा है। कहीं तुम सोचोगे काइट उड़ रही, तो जहां से तुम उड़ा रहे हो वहां से काइट को देखने वाले तो डिस्टेंस बोलते हैं। काइट की हाइट बोल रहा है तो इसका परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। अभी इमेजिनेशन पे आपको काम करना सारा। फिर बोला है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो काइट की रस्सी है उसको आपने टेम्परेरी ग्राउंड पे अटैच कर दिया, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल भी बना रही है। फिर बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब जो स्ट्रिंग होती है ना बेटा, वैसे रस्सी जब होती है थोड़ा सा ऐसे बेंड होकर के रहती है। ये बोला बेंड नहीं है, सीधी स्ट्रेच है एकदम। देखते हैं क्या बोल रहा है, एक मिनट समझते हैं। भाई काइट है, कहीं आपकी कहीं ना कहीं तो उड़ रही होगी ना, माना यहाँ कहीं ऐसे वही काइट उड़ रही है आपकी। ये काइट आपकी उड़ रही थी, उसकी ग्राउंड से हाइट आप देखोगे, ये काइट जो है ग्राउंड से आपका इसकी हाइट आपको जो है ग्राउंड से गिवन है शायद, या हाइट निकालने की बात कर रहा है, हाइट गिवन है शायद। बोल रहा है द हाइट ऑफ द काइट जो आपको दे रखी है 60 मीटर है। इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है। काइट की हाइट ग्राउंड से 60 मीटर। और काइट अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो क्वेश्चन को पढ़ने पर आप समझ जाओगे। देखो काइट जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। काइट की जो स्ट्रिंग है, ये रस्सी जो काइट की है, ये और ये ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड का सरफेस है, इसके साथ ये वाला जो लाइन है वो 60 डिग्री एंगल बना रही बता रहा है। आप समझ लो ना मेरी बात। ये काइट की जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है, स्ट्रिंग और ग्राउंड मिलकर के जो एंगल बना रहे हैं वो 60 डिग्री का बना रहे हैं। और भैया परपेंडिकुलर हाइट होती है, काइट की परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहा है। और बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये है स्ट्रिंग है, रस्सी जो उसमें लगी है, इस स्ट्रिंग की आपसे जो है लेंथ निकालो बोल रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो भैया पुट कर लो यार, कुछ भी है, इसको ए बी इसको सी बोल देते हैं। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू ए सी। आपके पास वैसे भी ए सी है, वहां देखो फिगर में ए सी दिखाई दे रहा मुझे। इसका मतलब दियरफॉर इन सॉरी और क्या गिवन है, ये तो दिया था। और इसमें जो है हाइट ऑफ काइट भी दे रखी है, हाइट ऑफ
हाइट अगर आप देखें तो बीसी आपको दिखाई दे रही होगी, बीसी वो कितना गिवन है बेटा 60 मीटर गिवन है आपको, हाइट ऑफ काइट गिवन है, एंगल भी गिवन है आपको, ये वाला एंगल भी दे रखा है, एंगल CAB इज इक्वल टू 60 डिग्री की। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। क्या करना है आपको भाई, आपसे बोला था इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालो, देयरफॉर कौन सा राइट ट्रायंगल आ रहा है, एक ही तो है इसमें, इन राइट ट्रायंगल ABC, इस ABC राइट ट्रायंगल में दिस साइड अपॉन दिस साइड का रिलेशन लगाते हैं, AC अपॉन दूसरा है BC। आप जरा ध्यान से देखिएगा, 90 के अपोजिट में है हाइपोटेनस है, एंगल के अपोजिट में है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन का रिलेशन होता है, तो इसका रेसिप्रोकल रिलेशन है, इसका ये कोसेक का रिलेशन होता है, कोसेक का रिलेशन है, कोसेक एंगल की प्लेस पर 60 डिग्री। आराम से करिएगा, AC की प्लेस पर आपको नॉट नहीं गिवन है तो AC रख दोगे, BC आपको 60 दे रखी है, इज इक्वल टू भाई साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका रेसिप्रोकल है कोसेक 60, इसका मतलब 2/√3 आएगा, 2/√3। 60 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई तो AC इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन नीचे √3 आएगा। फिर से आपकी प्रॉब्लम खड़ी होगी, डिनोमिनेटर आपका इरेशनल आ रहा है, आपको रैशनलाइज कर देना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसीलिए आपको जो है रियल नंबर चैप्टर पढ़ाया गया है क्लास 9 में, आप थोड़ा सॉल्व करोगे इसी को। अभी तो बताया ना मैंने, √3 इंटू √3 को अगर आप समझने लगे हो तो अब आप इससे सीधे सीधे कैंसिल कर सकते हैं, 3 है, 3 से 20 टाइम कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 40 आ रहा है और साथ में √3 भी आ रहा है, इतना आ जाएगा। AC की वैल्यू है भैया, जो पूछ रहा है उसको स्टेटमेंट में लिख दो ना, क्या दिक्कत है। देयरफॉर आपसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछ रहा था, इज इक्वल टू आपकी 40√3 यूनिट आपकी मीटर हो जाएगी। आपसे बोला था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी भैया, 40√3 मीटर के बराबर होगी। बहुत आसान है ये क्वेश्चन अभी, और जब 2 मार्कर आएगा तो इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं लिखनी है, सीधे सीधे क्वेश्चन को बना देना है, समझ में आ रहा है। 2 मार्कर में ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, 4 मार्कर में जरूरत पड़ती है। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहां से हमारे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। ये 4 मार्कर क्वेश्चन लगते हैं। अब आप देखोगे, a 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building। एक 30 मीटर, दो चीजें हैं, एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर का बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। फिर बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, सॉरी, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री as he walked towards the building, find the distance he walked towards the building। बोला और बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक करा। आप पूरे क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई एक तो टावर है, देखो आप क्वेश्चन को समझ लो पहले। एक आपके पास टावर है ये, ठीक है, और एक आपके पास स्टूडेंट है, मतलब बॉय है। मैं आपको थोड़ा कर दूं, डिफरेंट कलर से समझाऊं। एक आपके पास ये था और एक आपके पास बॉय है, 1.5 मीटर का हाइट का बॉय है। इस बॉय की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। अब हो क्या रहा है, ये बॉय अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। ये बॉय वॉक कर रहा है, यहां से वॉक करना शुरू कर रहा है और कुछ डिस्टेंस ये वॉक करा। वॉक करने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो गई होगी, जब ये वॉक करेगा तो भैया प्लेन ग्राउंड पे कर रहा है तो ऐसा कुछ कंडीशन बनेगी। अब इसने बोला क्या था, देखो इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो पूरा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बोल क्या रहा है, तो आगे बढ़ाना। अब ये क्वेश्चन वाला बोल क्या रहा है, इसको समझो। बोल रहा है देखो 1.5 मीटर टॉल बॉय था और जो आपके पास बिल्डिंग थी वो कितनी थी बेटा, बिल्डिंग की हाइट भी दे रखी है, 30 मीटर की बिल्डिंग की हाइट है। बिल्डिंग की जो हाइट, ये पूरी हाइट है। अगर आपको थोड़ा आराम से करना है, समझ करके होगी। ये पूरी हाइट आपके पास 30 मीटर की है। डायग्राम आप अच्छे से बनाओगे, मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूं। 30 मीटर की बिल्डिंग है, ये बॉय है, बॉय 1.5 मीटर हाइट का था, यहां भी जाएगा तब भी 1.5 ही मीटर होगा, 1.5 मीटर हाइट का। आगे ध्यान से पढ़ना था। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बच्चा जो खड़ा है उसकी आई से बिल्डिंग की टॉप का एलिवेशन एंगल देखना है। एलिवेशन का मतलब जानते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए
और एक लाइन जो है उसी की तरफ जाएगी, ये देखो इस तरह से, आप समझ रहे हो ना। ये इसका जो ये वाला एंगल बन रहा है ये, और फिर जब ये वॉक कर रहा है ना, थोड़ा देर वॉक करने के बाद फिर यहां से उसके टॉप को देख रहा होगा, ये यहां से फिर से उसके टॉप को देख रहा है, और ये एक एंगल ये बन रहा है। अब हो क्या रहा है जरा समझिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है जब ये वॉक कर रहा है ना। आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक ही पॉइंट पर, स्ट्रेट पॉइंट पे जब आप बना रहे होगे, अभी मैं तुम्हें बेसिक समझा भी देता हूं, ये उसका जो एंगल इंक्रीज हो रहा है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक इंक्रीज हो जा रहा है, बोल रहा है। इसका मतलब क्या मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? इसका एक चीज समझ में आ रही मुझे भाई, अगर आप इधर को वॉक करोगे, जैसे जैसे इधर आओगे तो मैक्सिमम यहां पर 90 डिग्री बन जाएगा। ये एंगल की वैल्यू, ये देखो ये लेफ्ट है राइट है, अगर सेम स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं और सेम पॉइंट को देख रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो और एक ही पॉइंट से देखना शुरू कर रहे हो, तो आप जब जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसको 60 लिख देंगे, इसको 30 लिख देंगे, उनका रॉन्ग हो जाता बेचारा, क्योंकि वो बेसिक चीज को नहीं समझ रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। ये देखो लेफ्ट से राइट आ रहा हूं मैं, लेफ्ट से राइट, जब भी मैं लेफ्ट से राइट सेम पॉइंट पे आ रहा हूं, सेम लाइन में आ रहा हूं, देखो यही लाइन में चल रहा हूं और एक ही पॉइंट को देख रहा हूं, एक ही पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अलग अलग पॉइंट देखने में नहीं होगा ये नियम, एक पॉइंट को देख रहे हैं और सेम स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं, तो जैसे जैसे आप जो है ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे एंगल की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ये देखो वैल्यू आपकी एंगल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब अब आपका फिगर सही बना है। बात समझ में आ रही है? कितना है। इसके बाद बोला था, ये लास्ट में पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस ये चला, मूव करा है, ये निकालना आपको। बोला है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक करा उसने। देखो ये जो वॉक कर रहा है, अगर आप क्वेश्चन को देखें ना, वॉक यहां कर रहा होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर तो आएगी, रेक्टेंगल बन रहे हैं। कुछ भी नाम लिख दो भैया, पहले एक में नेमिंग कर दो, इसको ए इसको दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको ई लिख देते हैं, इसको एफ लिख देते हैं, इसको जी लिख देते हैं, नेम लिख दिया मैंने। अब एक मिनट आप क्वेश्चन को समझिए। आपसे बोला था कितनी डिस्टेंस वो वॉक कर रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो आप पुट कर लो। लेट द डिस्टेंस, क्वेश्चन को देख लेना, फाइंड द, बोला था फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। कितनी डिस्टेंस ही वॉक कर रहा है वो बिल्डिंग की तरफ, ये देखो ए से सी तक कर रहा है, तो ए सी कर रहा है, और उसी को अगर आप देखें तो वही बीडी भी है, वही बीडी भी है, ए सी इज इक्वल टू बीडी। कोई बोला इस पे अल्फाबेट पुट कर लेते हैं सर, अरे कुछ भी पुट कर लो भाई, इज इक्वल टू थोड़ी देर के लिए माना एक्स मीटर पुट कर ले। देखो ये वाला भी एक्स ले लिया, ये वाला भी एक्स, मुझे ये नीचे वालों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां जरूरत पड़ेगी है, इसको एक्स लिख देते हैं। जब आप इधर लिखोगे ना बीच में, तो इसका एरो एड से इसको समझा भी देना उसको, ये वाला इतना डिस्टेंस पे आप एक्स ले रहे हैं। मैंने एरो का एड देखो कितना बढ़िया से मैंने बनाया, अभी मेरा पूरा डायग्राम बन जाने के बाद आप देखोगे मैं कितना अच्छे से डायग्राम बना लेता हूं। फिर आप देखो, एक तो ये करा, आपको क्या क्या गिवन है भाई, ये तो आपको निकालने की बात कर रहा था, आपको क्या गिवन है। देखो आपको गिवन में हाइट ऑफ बॉय बोल रहा था, हाइट ऑफ बॉय, बॉय की हाइट आपको दे रखी है। हाइट बॉय की हाइट वैसे देखा जाए तो ए बी है, ये ए बी जितना आएगा ना उतना ही ये भी तो होगा सी डी, इतना ही सी डी को भी होना चाहिए। और ये रेक्टेंगल बन रहा है भाई, इसके रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल भी तो होती है, उतना ही ई एफ भी तो आएगा, ई एफ, ये सब के सब 1.5 मीटर होंगे, ये जितने के जितने हैं सब 1.5 मीटर। दूसरा ये हाइट ऑफ टावर भी तो दे रखी है आपको, टावर ही तो नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो एक बार दोबारा, बिल्डिंग है सॉरी, हाइट ऑफ 1.5 मीटर तो ये था, और बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है बेटा, 30 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग को आप मेंशन करोगे तो ईजी है आपका, ईजी, और दैट इज इक्वल टू 30 मीटर आपको गिवन है। कितनी इंफॉर्मेशन गिवन थी, साथ में एंगल भी गिवन है। अभी सारी इंफॉर्मेशन मैंने गिवन इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर दिया पहले। ये एंगल देखो क्या नाम है इसका, जी बी एफ, मिल रहा आपको, जी बी एफ एंगल, देखो ये वाला एंगल है,
ये एंगल आपको 30 डिग्री का गिवन है, 30 डिग्री। साथ में एंगल ये भी तो गिवन है, GDF इज इक्वल टू 60 डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। फिर देखो देखो बेटा, एक बात है, बिना ये, क्योंकि हम तो ये राइट ट्रायंगल पे लगाते हैं ना, इस राइट ट्रायंगल की ये साइड भी मुझे चाहिए, और ये अगर ये निकलने लगे तो क्वेश्चन बनने लगेगा मेरा। तो इसका मतलब ये साइड को मैं निकाल सकता हूं। ये अगर आप इसको देखो तो ये साइड निकल जाएगी। इस पूरे साइड में देखो, ये वाला आपका 1.5 था, तो ये भी तो यहां से यहां तक 1.5 भी तो है, ये इतना, ये भी तो 1.5 होगा, ये 1.5 इतना होना चाहिए। ऐसा बराबर है, ये 1.5 है, ये 30 है, तो मुझे लगता है ऊपर वाली हाइट को तो मैं निकाल ही सकता हूं। ये इसको थोड़ा दिमाग लगाऊं तो ये वाला निकल जाएगा। आप देखो इतनी हाइट को तो आप आराम से निकाल लोगे। तो इस पूरी हाइट में से नीचे वाली हाइट माइनस करेंगे तो निकल जाएगा, मुझे लगता है। फ्रॉम फिगर में देखें तो मुझे लगता है ये G से लेकर के F तक की डिस्टेंस को आप फिगर देख करके निकाल लो। GF निकालने के लिए आपको पूरा GE में से अगर आप नीचे का EF माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा भाई। इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए GE पूरा 30 था, माइनस नीचे का आपका 1.5 था, और इसी को सॉल्व कर देंगे 28.5 आ जाएगा, इतना मीटर। आप मेरी बात समझ रहे हो? इतनी डिस्टेंस आपके पास 28.5 हो जाएगी, 28.5। अब आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, अब तो टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास सब कुछ निकल चुका है। सबसे पहले आप स्मॉल वाला राइट ट्रायंगल ये वाला अप्लाई करना है, इस वाले पे प्रॉपर्टी को अप्लाई करना। जब इस पे लगाओगे तो थोड़ा देख लेना, इसमें ये नीचे की लेंथ नहीं दे रखी, इसको वाई पुट कर लो, नहीं तो सीधा सीधा निकाल भी लो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, अब मैं स्टार्ट करता हूं। इन राइट ट्रायंगल, स्मॉल राइट ट्रायंगल मैंने पहले पकड़ा है, इस वाले राइट ट्रायंगल की इस वाली साइड को निकालना पड़ेगा मेरा। ये निकल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इस वाली साइड को निकालते हैं, इस वाले स्मॉल राइट ट्रायंगल से। इस स्मॉल राइट ट्रायंगल का क्या नेम है आप देखो जरा, इन राइट ट्रायंगल DFG। इन राइट ट्रायंगल DFG, मैं फिंगर भी लगाता जा रहा हूं, आप समझ जाओगे। इस DFG राइट ट्रायंगल ये मुझे निकालना, मैंने आपको एक बात बोली थी, जो निकालना है उसको न्यूमरेटर रख लो, जो गिवन है उसको डिनोमिनेटर रख लो। कोई बोले नहीं जी मैं तो ऐसा क्यों करूं, मैं तो G अपॉन BC लगाऊंगा, कोई टेंशन नहीं मुझे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, 10 का रिलेशन हो जाएगा। देखो ये साइड, ये क्योंकि जो निकालना है उसको मैं न्यूमरेटर रख दूं तो DF है मेरे पास निकालने वाला, अपॉन जो मेरे को गिवन है ये वाली साइड है, इसका नाम है FG इज इक्वल टू भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी आपके पास जो रिलेशन आपने लगाया बेस अपॉन परपेंडिकुलर लगा दिया है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉर्ड का रिलेशन होता है बेटा, कॉर्ड एंगल की प्लेस पर देखना भाई, एंगल क्या है आपका, इस वाले ट्रायंगल में कौन कितना एंगल बना है, कॉर्ड का 60 डिग्री। कोई बोले नहीं सर ये वाला तो मेरे को प्रॉब्लम करेगा, मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लगाता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देखो, मैं हटा रहा हूं इसको हटा करके आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस से बना देता हूं। देखो दिस अपॉन दिस परपेंडिकुलर की प्लेस पर, या आप नाम नहीं भी लिखो तो डायरेक्ट लिखो ना, वैल्यू को लिखो 28.5 अपॉन नीचे वाली वैल्यू आपको नहीं पता है तो DF लिख दोगे, इज इक्वल टू, देखो आपने एंगल के सामने की साइड है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड इसकी बेस साइड है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 का रिलेशन होता है, 10 ऑफ 60 डिग्री। भैया इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 28.5 इज इक्वल टू DF मल्टीप्लाई बाय 10, 60 की वैल्यू √3। मुझे तो DF निकालना ना, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, therefore DF इज इक्वल टू 28 अपॉन √3। अभी कुछ नहीं करना आपको, अभी ये थोड़ी पूछा आपसे, अभी हम निकाल लेंगे जब लास्ट सॉल्यूशन में सॉल्व कर देंगे। अगला देखते हैं, इन नेक्स्ट वाला राइट ट्रायंगल लगाता हूं, इन राइट ट्रायंगल मुझे अगला राइट ट्रायंगल ये पूरे पे लगाना बेटा, देखना ये पूरा राइट ट्रायंगल जो आपको नजर आ रहा है पूरा, थोड़ी देर के लिए आपको ये बीच की लाइन आपको नजर नहीं आ रही होगी, इतना आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इस राइट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। इस पूरे राइट ट्रायंगल में अगर आप 1 मिनट के लिए चेक करें तो इस राइट ट्रायंगल में देखो एंगल के सामने की साइड है परपेंडिकुलर, जो कि 20 पहले राइट ट्रायंगल का नेम तो लिख लो, BF और G है। इस BFG राइट ट्रायंगल में पर आपके पास परपेंडिकुलर की प्लेस पर 28.5 नजर आ रहा है, अपॉन बेस की प्लेस पर दिस प्लस दिस आएगा, ये x प्लस में DF अभी तो निकाले थे, अभी बाद में रख दूंगा, चलो DF इज इक्वल टू 10 एंगल की प्लेस पर 30 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट है बेटा। सबसे पहले इस वाले पूरे टर्म को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां लिख दे रहा हूं 28.5
इज इक्वल टू, जब आप पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे देखो क्या हो जाएगा, x प्लस df होगा ये इतना मल्टीप्लाइड बाई 1030 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। भैया ये √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले आना, इसका मतलब 28.5 और साथ में √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस ये df की वैल्यू रख दो ना, df अभी तो निकाले थे 28/√3 आया था। सॉल्व करो जरा, इसमें करना क्या है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे टर्म को उठा करके यहां यही ले आओ ना, 28.5 था ना ये, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 28.5 ही तो रहेगा, 28.5। इसको यहां अब पूरा टर्म उठा के लाओगे तो 28.5√3 और वो प्लस का था यहां आएगा माइनस का 28.5/√3 इज इक्वल टू x। एलसीएम ले लो बेटा जरा, इसका एलसीएम आ जाएगा √3। भैया √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा ना, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना जरा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 का 5 कैरी इक्वल टू 1, 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी इक्वल टू 25 का 5 कैरी इक्वल टू 2, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है ना बेटा। और इसमें पॉइंट यहां लगेगा, माइनस √3 से √3 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 ही आएगा इज इक्वल टू x आ जाएगा। इसी में से इसमें माइनस करो, 0.5 से 0.5 गया 0 और 5 में से 8 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा, 1 कर ही लिया हुआ आपके, बचा आपके पास 7 में से जाएगा 2 5 57/√3 आएगा ये, और इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब जरा देखो इसी को सॉल्व कर लो, ये शायद मुझे लगता है 3 की टेबल में कटता होगा, थोड़ा और सॉल्व कर लो। इसके बाद किसके बाद कहां है ध्यान रखना बस, इसके बाद ये भाई x इज इक्वल टू 57 मल्टीप्लाइड बाय, इसको √3 से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करोगे और √3 से डिनोमिनेटर भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अभी तो आपको बताया मैंने, √3 × √3 को सॉल्व करेंगे तो 3 बन जाएगा ये, और 3 की टेबल लगाएंगे, 3 1 जा 3 बचेगा आपके पास 2 और 7, 3 9 जा 27, तो x इज इक्वल टू 19√3 आ रहा है। यही तो निकालना था, आप स्टेटमेंट में लिख देना है। जब आप पूरा कर लोगे ना, देखो इतना करा और मार्क्स पूरा नहीं मिलना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन का तुमने आंसर कहां दिया उसको। अब आप क्वेश्चन पढ़ लो और उसका आंसर दे दो। आपसे एग्जामिनर बोला था फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मैंने यहां लिखा भी है, देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड the building is equal to, वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा था 19√3 इतना मीटर, मतलब कितना वॉक करा उसने बिल्डिंग की तरफ, 19√3 मीटर के बराबर डिस्टेंस को वॉक करा। आप समझ लो बेटा, आपका एक तो डायग्राम, जो आप डायग्राम बनाओ वो बहुत अच्छा होना चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए उस डायग्राम में, ठीक है ना। आराम से बड़ा बड़ा बनाना, मेरे पास तो बोर्ड में एक लिमिटेशन है, आपके पास तो कॉपी है, कितनी भी बोर्ड में कॉपी ले सकते हो आप, उसमें जो डायग्राम बने वो साफ साफ बने, और जो है आप जब क्वेश्चन को बनाओ तो बड़े आराम से वो करें, और कोशिश करो, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, जब पेज पलटता है, जैसे आप बच्चों में स्मार्टनेस की थोड़ा वो दिमाग नहीं लगाता बच्चा, जैसे ये है, आप इस पेज में इसका फिगर और कुछ सॉल्यूशन यहाँ करो और यहीं सामने करो, क्योंकि अगर आप दूसरे पेज में करोगे तो आपको बार बार पेज पलटना पड़ेगा, यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है, एंट्री को में जब आप पलटते ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, सामने होने पर आपको समझ में आने लगता है। इसलिए हमेशा जब भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बनाए तो उस कॉपी में 2 पेज होंगे इधर और इधर, तो इसका इस तरफ के पेज में इस क्वेश्चन को, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें इस तरफ के पेज से सॉल्व करें और यही पूरा हो जाएगा, ये नेक्स्ट पेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आपको, इसे केयरफुली थोड़ा तरीके से करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed on the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. भाई एक आप ध्यान से उसको समझिए, एक ट्रांसमिशन टावर है और वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर माउंटेड है। इसका मतलब एक बिल्डिंग है आपके, आप समझो पहले क्वेश्चन को, एक आपके पास बिल्डिंग है ये, और आप जब भी कोई चीज होती है वो ग्राउंड लेवल पे होती है, ये ध्यान आपको रखना है। ये और बिल्डिंग अर्थ के सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है।
इस बिल्डिंग पर एक ट्रांसमिशन टावर आपका रखा हुआ है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये डॉटेड लाइन से बना हुआ ट्रांसमिशन टावर है, नीचे वाली बिल्डिंग है। क्या क्वेश्चन वाला कहना चाह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसका ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ये हमारा ग्राउंड का पॉइंट है। इस ग्राउंड के पॉइंट से कहां देखना भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अभी तो बात हो रही है, आप थोड़ा समझो भाई। यहां जो ये है ना, ये वाला टावर है। मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, अभी हटा दूंगा। ये टावर है और यहां से लेकर के यहां तक ये बिल्डिंग है। आप पहले समझ लो, ये टावर है, ये बिल्डिंग है। इसका ये टावर का फुट है और ये टावर का टॉप है। आप मेरी बात समझ लो ना, ये टावर का फुट है, ये टावर का टॉप है। आपसे बोला है ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसके फुट को भी देखना है, इसका टॉप भी देखना है। भाई इस वाले से इसके फुट को देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी और एक फुट की तरफ जाने वाली लाइन भी चाहिए होगी। एक लाइन से फुट की तरफ जाएगी, थोड़ा ज्यादा टेढ़ी होगी, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। और एक दूसरी लाइन भी होगी जो आपके पास यहां से इसके टॉप की तरफ चली जाएगी। अब आप जब एलिवेशन एंगल की बात करेगा, बात को समझ लो बेटा पहले। जब तक आपकी समझ नहीं आएगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन और फुट की तरफ जाने वाली लाइन के बीच में एलिवेशन एंगल ये वाला बनेगा। और अब दूसरे का एंगल, कई बच्चे क्या करते हैं ना, मिस्टेक कर देते हैं, इसको बता देंगे। ये थोड़ी बन रहा है बेटा, आपको बार बार बोल रहा हूं मैं, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और रे ऑफ साइड के बीच बनेगा। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रे ऑफ साइड है, तो जो एंगल बनेगा ये पूरा बनेगा भाई, ये पूरा बनेगा। आप समझो पहले, समझ आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन और रे ऑफ साइड के बीच में पूरा जो एंगल बन रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। और एंगल कितने कितने की बने भाई इसने जरा पढ़ लेना। इसमें ये बोल रहा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब स्मॉल वाला एंगल 45 डिग्री, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग तो आती होगी, और बड़ा वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। छोटा वाला एंगल 45 डिग्री का और बिगर एंगल 60 डिग्री का। और इसमें जो बिल्डिंग की हाइट है, आप देखो कहां से बिल्डिंग, यहां से लेकर के यहां तक बिल्डिंग, मैं इसको हटा रहा हूं और आपको बता दे रहा हूं बिल्डिंग की हाइट। मतलब ये वाली पूरी है, ये पूरी आपको 20 मीटर दे रखी है। ये पूरी हाइट आपको 20 मीटर दे रखी है। भाई टावर की हाइट आपको नहीं पता है भाई, थोड़ी देर के लिए टावर जो था आपका, उस टावर की हाइट को आप एच पुट कर देते हैं थोड़ी देर। टावर की हाइट को ना एच पुट कर देंगे, स्मॉल लेटर का एच। और यहां ये बेस में भी मेजरमेंट नहीं दी है, इसको थोड़ी देर के एक्स पुट कर देते हैं। अल्फाबेट का कुछ भी नाम लिख दो। अब आप माना ये वाला पॉइंट ए होता, ये वाला पॉइंट बी होता, ये वाला पॉइंट यहां पर सी होता, ये वाला पॉइंट डी होता। अब आप आराम से क्वेश्चन को बना देंगे। पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेना, क्या क्या गिवन है। नंबर फर्स्ट, हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको दे रखा है। बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? क्या नाम है बिल्डिंग का आपका? आपके पास बिल्डिंग का जो नेम है वो बीसी है, और उसकी जो हाइट आपको दे रखी है वो 20 मीटर दे रखी है। और क्या दे रखा आपको? ये वाला एंगल गिवन है, क्या नेम है इस एंगल का? जरा चेक कर लेना। देखो CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू आपको 45 डिग्री दे रखा है, इज इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है। एंड ये दूसरा एंगल भी तो गिवन है आपको, ये पूरा एंगल भी तो गिवन है। जरा देखो क्या नेम है एंगल का? एंगल DAB नेम है उसका, इज इक्वल टू आपके 60 डिग्री आपको गिवन में दे रखा है। बात समझ में आ रही है आपको? इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, कुछ आपने पुट भी तो किया होगा। लेट आपने बोला हाइट ऑफ टावर, और टावर की जो हाइट है आपके पास, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपके पास तो उसका नेम DC है, इज इक्वल टू आप बोल रहे हैं H मीटर होगी। एंड जो बेस डिस्टेंस है ना, जिसको आप AB बोल रहे हैं, उसको आपने X पुट कर दिया, मीटर आ जाएगा। अब बहुत आसान है, क्योंकि लिखना कम पड़ेगा ना, बार बार नहीं तो देखो 2 लेटर लिखने, AB लिखने में और X लिखने में टाइम को देख लो आप। बोर्ड का एग्जाम में टाइम की बड़ी वैल्यू है, टाइम आपको सब मैनेज करना है। इन स्मॉल राइट ट्राइंगल पहले ले लो, छोटा वाला राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल, स्मॉल वाला राइट ट्राइंगल अगर देखोगे आप तो AB और C नजर आ रहा है। एक छोटा सा ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आपको रिलेशन लगा देना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 20/x वाला रिलेशन लग रहा है मेरा। एंगल के सामने की साइड है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का रिलेशन होता है, 10। उस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है ना वो 45 बन रहा है। 60 मैंने यहां लिखा था, इसका ये वाला एंगल नहीं है वो, ये तो पूरा एंगल है।
आप एंगल को ध्यान से देखोगे तो उसका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है 45 बन रहा है, और x को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 45 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई बाय 1x, तो x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। छोड़ दो इसको यहीं जो है इन। अब नेक्स्ट वाला राइट ट्रायंगल ले लो बेटा, इन राइट ट्रायंगल, अगला वाला जो राइट ट्रायंगल है बिगर राइट ट्रायंगल ABD, इस ABD राइट ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। इसमें ये वाली साइड है, देखो आप क्या दिख रहा है आपको, ये पूरी जो साइड है वो x प्लस 20 ही तो है भाई। अगर आप ये पूरी ले रहे हो BD जिसको बोल रहे हैं, तो BD तो h प्लस 20 है, तो देखो ना यहाँ h प्लस 20 अपॉन बेस की प्लेस पर x इज इक्वल टू 10। अब ये बिग ट्राइंगल में लगा रहे हैं, तो बिग ट्राइंगल का एंगल कितने डिग्री का है भाई, 60 डिग्री का, इज इक्वल टू 60 डिग्री। x को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो आप एक सिस्टम देख रहे होगे, हर लाइन के नेक्स्ट लाइन में उस नंबर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसे एक पैटर्न भी समझ लो आप, जब तक आप पैटर्न नहीं समझ पाओगे करने में दिक्कत हो जाएगी आपको। x tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है भैया, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर को मार्क कर लो ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो h प्लस 20 इज इक्वल टू x की प्लेस पर आपके पास वैल्यू थी 20, तो 20 और साथ में √3 भी था भैया। ये 20 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ना, सॉरी शिफ्ट कर देना, जब शिफ्ट करोगे तो 20 √3 माइनस 20 आ जाएगा ये, और h इज इक्वल टू 20 इसमें कॉमन आ रहा है, √3 माइनस 1 इतना मीटर आ जाएगा। ये आपसे पूछा था भाई इस टावर की हाइट कितनी होगी, h ही तो है हाइट इसमें, देयरफॉर स्टेटमेंट में आंसर लिख देंगे, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 इनसाइड द ब्रैकेट √3 माइनस 1, इतना यूनिट आएगी मीटर। आपसे पूछ रहा था टावर की हाइट कितनी होगी, भाई टावर की हाइट 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगी। आप बहुत आराम से कर दोगे बेटा। एक बार स्मॉल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, एक बार बिग वाले राइट ट्रायंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, 2 बार लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। हमारे सिलेबस में 2 ही बार राइट ट्रायंगल का यूज करके क्वेश्चन को बनाने वाले आएंगे, उससे ज्यादा वाले क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आएंगे नहीं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको दिखाई देंगे लेकिन आएंगे नहीं वो पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 meter, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. 45 degree. बोला find the height of the pedestal. बोला pedestal की height निकालो। इसका एक पेडेस्टल क्या होता है, जिसमें स्टैच्यू रखी जाती है उसके स्टैंड को पेडेस्टल बोलते हैं। स्टैच्यू जिसमें रखी जाती है उसके स्टैंड को पेडेस्टल बोलते हैं। इसका कहने का मतलब यह है, अगर आप थोड़ा सा समझदारी से करें तो बना तो दोगे ही। देखो एक पेडेस्टल है बोल रहा है, आप थोड़ा समझ लो पहले, ये पेडेस्टल है बना है और अर्थ का सरफेस आप बना लो पहले, ये पेडेस्टल है यहां से यहां तक, इसके ऊपर एक स्टैच्यू खड़ी है। अभी पिछला क्वेश्चन का जैसा फिगर बनेगा बिल्कुल सेम, इसके ऊपर एक स्टैच्यू है बोल रहा है, यह स्टैच्यू, ये जो स्टैच्यू है ना इसकी जो हाइट है ये 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर स्टैच्यू की। बात आपको समझ में आ रही है, इस स्टैच्यू की हाइट 1.6 मीटर की है। और आगे अगर आप ध्यान दोगे तो पेडेस्टल की आपको हाइट निकालनी है। ये पेडेस्टल जो ब्लैक कलर का बना रखा है पेडेस्टल है, रेड कलर का मेरा स्टैच्यू है, समझने के लिए। फिर बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई पॉइंट है बोल रहा है, माना ग्राउंड का कोई पॉइंट ये है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। यहां से स्टैच्यू का टॉप देखना, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है भाई, पेडेस्टल का टॉप है और स्टैच्यू का फुट है, और स्टैच्यू के टॉप को देखना है तो यहां देखना है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखना। जब आप इस पॉइंट से यहां देखोगे तो आपको 2 रेट डालनी पड़ेंगी, एक हॉरिजॉन्टल एक ऑब्जेक्ट की तरफ। इसका मतलब आप यहां से रेट जब डालोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये इस एंगल की बात कर रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है बोल रहा है। आप बात को समझ रहे हो ना, ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है टॉप के साथ। फिर क्या बोल रहा भैया, फिर देखो अगर आप थोड़ा सा और पढ़ लोगे
एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, अभी भी इसी पॉइंट से देखना है, कहां देखना है भैया, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। इस वाले से पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं अब आप, यहां से आप यहां देख रहे हैं, तो यहां से यहां देखते हैं भाई, आपका जो एलिवेशन बन रहा होगा ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री बन रहा है, बोल रहा फिर से सेम क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन जैसा है, डायग्राम तो बिल्कुल ही सेम है इसका, क्योंकि सेम डायग्राम है तो तरीका भी सेम होगा। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इसमें पेडेस्टल की हाइट निकालो बोल रहा है, हमें नहीं पता है, माना थोड़ी देर के लिए, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू h, ये पेडेस्टल की हाइट h है, और इतनी डिस्टेंस को माना थोड़ी देर के लिए x पुट कर देते हैं। जहां आपके पास ज्यादा पॉइंट नहीं होंगे वहां मैं एरो नहीं लगा रहा हूं, जहां बिल्कुल पॉइंट है, कंफ्यूजन है, मैं वहां एरो से समझा दे रहा हूं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस h है, यहां से लेकर यहां तक की 1.5 है, ये नीचे बेस में x है। अरे कुछ भी नेम दे दो भाई इसको, माना इसको a नेम दे देते हैं, इसको b दे देते हैं, इसको c नेम दे देते हैं, इसको d दे देते हैं। अब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। देखते हैं भाई क्या करना पड़ रहा है आपको, क्या कुछ पुट तो नहीं करना पड़ रहा है, पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेना। आपको सबसे पहले हाइट ऑफ स्टैच्यू दे रखी है, स्टैच्यू अगर आप फिगर में देखें तो CD नजर आ रहा है मेरे क्वेश्चन में, इज इक्वल टू जो मेरे को 1.6 मीटर की दे रखी है, मुझे स्टैच्यू की हाइट दे रखी है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एंगल दिए हैं मुझे दो, एक एंगल ये वाला गिवन है, आप चेक करना DAB एंगल, DAB एंगल मुझे 60 डिग्री का दिया हुआ है, एंड इसके साथ साथ मुझे ये वाला एंगल भी तो गिवन है, CAB एंगल, CAB भी मेरे को गिवन में दे रखा है, 45 डिग्री बता रहा मुझे। मैंने गिवन इंफॉर्मेशन लिख दी, क्या मुझे कुछ कैलकुलेट करना पड़ा था, क्या कुछ पुट करना पड़ा था क्या, हाँ करना पड़ा। लेट मैंने इतनी डिस्टेंस को, हाइट ऑफ पेडेस्टल है वो, है ना, हाइट ऑफ पेडेस्टल, और पेडेस्टल की हाइट को अगर हम फिगर में देखें तो BC से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, और उसको मैंने h पुट कर दिया, h मीटर, एंड उसके साथ साथ आपने बेस भी तो पुट किया था, बेस में AB मेजरमेंट है उसकी, इज इक्वल टू x मीटर। देखो बेटा मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल एकदम अलग है, मैं सारी इंफॉर्मेशन को पहले लिखता हूं, कुछ उसमें पुट किया तो वो पुट का वो निकाल दूंगा, कुछ निकालना पड़ा मुझे उनकी हेल्प से तो उसको भी इसके बाद निकालूंगा, और उसके बाद मैं सीधे ट्राइंगल को पकड़ना शुरू कर देता हूं। स्मॉल राइट ट्राइंगल पहले, देखो राइट एंगल का सिंबल नहीं है फिगर में अभी भी, इसमें राइट एंगल का सिंबल बना लेना, इसका मतलब इन स्मॉल वाला राइट ट्राइंगल, स्मॉल वाले को देखोगे तो AB और C लग रहा है, इस ABC राइट ट्राइंगल में H/X वाला रिलेशन लगा देते हैं, ये दो साइडों में रिलेशन है। अब ये साइडें हैं कौन कौन सी, तो देखो एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये वाली बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का रिलेशन होता है भाई, 10x, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू x, 10x नहीं 1045, सॉरी एंगल उस वाले फिगर में 45, देखो स्मॉल वाले ट्रायंगल का जो एंगल बना है 45 है, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो h इज इक्वल टू x इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब जरा देखते हैं सेकंड को करते हैं, अगला राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, अगला वाला ये बिग वाला राइट ट्रायंगल लगाते हैं, इसका नाम ABD है, इन राइट ट्रायंगल ABD, इस ABD राइट ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लगाते हैं, 1.6 प्लस h लग रहा है अपॉन x, आप ध्यान से देखिएगा, इसकी ये पूरी साइड है, ये पूरी साइड के लिए h और इसको ऐड करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को ऐड कर देंगे अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें भी लग गया, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 10 एंगल की प्लेस पर 60 डिग्री, भाई इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.6 प्लस h इज इक्वल टू x, 10 60 की वैल्यू बेटा √3, वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, √3, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन से, भैया वैल्यू तो आपको h की निकालनी ना, जो नहीं निकालनी है उसको एलिमिनेट कर दो, x नहीं निकालना आपको, हटा दो उसको, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x को रिप्लेस करके h भी लिख सकते हैं, इसका 1.6 प्लस h इज इक्वल टू, x को रिप्लेस कर देंगे h से, h √3 हो जाएगा, भैया h को h के साथ शिफ्ट कर दो ना, 1.6 इज इक्वल टू h √3, और ये प्लस का h था वहां जाएगा तो माइनस का h, उन दोनों में h कॉमन आ जाएगा, h कॉमन निकालोगे तो वहां कितना बचेगा बचा √3 और वहां -1, आपको कॉमन निकालने के बाद सॉल्व करना आता ना, इज इक्वल टू 1.6, भैया इस पूरे टर्म को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो h की वैल्यू निकलेगी,
1.6 अपॉन √3 -1। अब आप समझ गए होंगे यहां से कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब की बार √3 से नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब की बार टर्म अकेला नहीं है, डबल टर्म है। क्लास 9 में पढ़ के आए हो भाई। इसका कंजुगेट अगर आप देखोगे, इसके बीच का साइन चेंज कर दोगे, इसका ये +1 वाला होगा, √3 + 1 इसका कंजुगेट होता है, √3 + 1। आपने √3 + 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे नीचे तो a - b a + b वाला फॉर्मूला लग रहा है। देखो आप अगर आपने किया हो तो समझ में आता होगा। √3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1। अगर आप इसमें देखो a - b और ये वाला a + b है, इसके फॉर्मूला a² - b² होता है। a की प्लेस पर आपके पास √3 है तो √3 का स्क्वायर आएगा, ये -1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 3 और -1 का स्क्वायर 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको जो है 3 - 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। 1.6 इंटू √3 - 1। इसी को थोड़ा और सॉल्व करोगे, √3 - 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इस वाले से आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, 0.8 आएगा। ये 0.8 इंटू √3 - 1 आ रहा है। पेडेस्टल की हाइट आपको निकालने के लिए बोल रहा है। Therefore, height of pedestal is equal to कितना आया बेटा आपके पास, आपने सॉल्व किया था 0.8 इंटू √3 - 1 इतना मीटर आया है। आपसे पूछ रहा था पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी। जो पेडेस्टल की हाइट होगी 0.8 मल्टीप्लाई बाय √3 - 1 इतना मीटर होनी चाहिए। आपको बात समझ में आ रही बेटा? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, समझ आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अगर बेटा आपके समझ में आ रहा हो, आप प्लीज मेरा जो है वीडियो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठाएं। क्योंकि वीडियो बनाने में बेटा मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए अगर आप लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो कोशिश करिए, और ठीक है ना? और ये वाला भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू बेटा।